स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं राजनीतिक संस्कृति पर। हम टॉपिक पर शुरुआत करें उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका सीधा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें अभ्यास प्रश्न भी दे रखे हैं, उसके आंसर आप करने की कोशिश कीजिएगा लास्ट में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए सीधा बिंदु पे आते हैं। राजनीतिक संस्कृति। राजनीतिक संस्कृति दोस्तों एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है। समाजशास्त्रीय अवधारणा का तात्पर्य है कि यह मूल रूप से राजनीति विज्ञान का विषय बिंदु या पाठ्यक्रम का हिस्सा कभी नहीं रहा है शुरू से, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में एक नया उपागम आता है, व्यवहारवाद। क्या है व्यवहारवाद? एक नई विचारधारा आती है जो ये मानती है कि राजनीति विज्ञान अपने मूल जो उद्देश्य है, जो मकसद हैं, उसको पाने में असफल रहा है। अतः इसको विज्ञान बनाया जाना चाहिए, तथ्यों पर जोर देना चाहिए। तो उन्होंने अंत अनुशासनात्मक उपागम पर बल दिया कि अंत अनुशासनात्मक उपागम क्या है कि अन्य विषयों को जोड़कर राजनीति विज्ञान से हमें अध्ययन करना चाहिए। तो ये जो संस्कृति शब्द है ये समाजशास्त्र से लिया गया है। तो राजनीतिक संस्कृति एक नई अवधारणा बनाकर ही इसका अध्ययन प्रारंभ हुआ। तो ये पहले एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है, ये बिंदु है। फिर देखिए, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार से राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। कि ये जो राजनीतिक व्यवस्था है और राजनीतिक संस्कृति, इन दोनों का निर्माण किससे होता है? राजनीतिक व्यवहार से। और ये किसका राजनीतिक व्यवहार है? मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार। उससे मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का ही एक परिणाम है राजनीतिक संस्कृति। फिर देखिए, राजनीतिक संस्कृति के बारे में कि मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार जो है वो गतिशील होता है दोस्तों। गतिशील का मतलब है स्थिर नहीं है, एक जगह फिक्स नहीं होता, कि एक जैसा हमेशा नहीं होता है। समय, देश, काल, परिस्थिति के अनुसार मनुष्य का व्यवहार बदलता रहता है। तो मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार भी बदलता रहता है। तो जब राजनीतिक व्यवहार बदलता है तो राजनीतिक संस्कृति भी बदलेगी, वह भी स्थिर नहीं हो सकती। अतः राजनीतिक संस्कृति भी स्थिर न होकर क्या है? गतिशील। ये इसकी एक विशेषताओं में भी हो जाएगी। ध्यान रखना कि राजनीतिक संस्कृति कैसी है, स्थिर है या गतिशील? गतिशील है। गतिशील मतलब जो हमेशा फिक्स नहीं रहती, समय के साथ में परिवर्तन उसमें आता रहता है। फिर देखते हैं कि यह शब्द कहाँ से आया, किसने दिया? तो आमंड। आमंड ने राजनीतिक संस्कृति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अपना जो उनका एक निबंध है कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, ये उन्होंने एक निबंध लिखा था 1956 में। किसने? आमंड महोदय ने कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम एक निबंध लिखा। इसमें उन्होंने राजनीतिक संस्कृति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो राजनीतिक संस्कृति शब्द किसने दिया? आमंड ने। राजनीतिक संस्कृति की जो अवधारणा है वो तृतीय विश्व के देशों से संबंधित है। इसमें अमेरिका को आदर्श मानते हुए विकासशील देशों की संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि ये अवधारणा क्या है, किन के लिए आई, क्या होता है तृतीय विश्व। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में पूरा जो विश्व है, पूरी दुनिया है, वो दो भागों में बढ़ गई थी विचारधारा के आधार पर। एक पूंजीवादी देश अमेरिका के नेतृत्व में थे, एक साम्यवादी विचारधारा के लोग या देश बोल सकते हैं जो सोवियत संघ रूस के नेतृत्व में एकजुट हुए थे। तो ये दो विश्व, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता था। लेकिन उसके बाद में 1950 और 1960 के दशक में अनेक नए देश, खास करके एशिया और अफ्रीका के जो आज़ाद हुए थे, स्वतंत्र हुए थे, और वो इन दोनों गुटों में नहीं जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं तृतीय विश्व में उनको काउंट किया जाता है। यानी अभी अभी हाल ही में स्वतंत्र होने वाले जो दोनों ही विचारधाराओं से दूरी बनाए हुए थे, वो देश तृतीय विश्व के नाम से जाना गया। तो जो नए देश आज़ाद हो रहे थे उनकी राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन करने के लिए अवधारणा लेके आए कि क्या यहाँ पे कौन सी शासन व्यवस्था होगी, यहाँ क्या लोकतंत्र कायम रह सकता है या नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, उन सब बातों का अध्ययन करने के लिए एक नई अवधारणाएं आई। तो देखते हैं राजनीतिक संस्कृति का जो अर्थ और परिभाषा है वो हम देख लेते हैं। आमंड ने राजनीतिक संस्कृति को क्या नाम दिया है? आमंड ने यह कहा कि कार्य के प्रति अभिमुखीकरण। अभिमुखीकरण को हम अगर आसान शब्द में मैं आपको बताऊं तो रिएक्शन बोल सकते हैं।
कि आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। कोई भी काम है, जैसे कार्य, मतलब हम बात करें राजनीतिक संस्कृति, तो जाहिर सी बात है राजनीतिक व्यवस्था के प्रति होगा ये। तो राजनीतिक व्यवस्था के प्रति आपका रिएक्शन क्या होगा, आप किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हो, आपका अभिमुखीकरण है ना। तो अमन ने क्या कहा, राजनीतिक संस्कृति के लिए कौन सा शब्द काम में लिया, कार्य के प्रति अभिमुखीकरण। डेविड स्टर्न ने इसके लिए जो शब्द काम में लिया है वो लिया है पर्यावरण, कि हमारे आसपास का जो वातावरण है, हमारे आसपास का जो आवरण है, पर्यावरण है, वो कैसा है। यहाँ पर्यावरण का तात्पर्य वो वाला पर्यावरण नहीं है, राजनीतिक पर्यावरण की बात की जा रही है। तो राजनीतिक संस्कृति के लिए इन्होंने कहा कि हमारे आसपास जैसा राजनीतिक वातावरण या राजनीतिक पर्यावरण है वही हमारी राजनीतिक संस्कृति होगी। और स्पिरो महोदय ने कहा है कि यह हमारी राजनीतिक शैली है, यानी आपका जो रिएक्शन या जो आपकी प्रतिक्रिया करने का जो आपका तरीका है वही राजनीतिक संस्कृति है। तो कौन कौन से दो शब्दों से मिला है राजनीतिक संस्कृति, इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है राजनीतिक और संस्कृति। तो राजनीतिक का अर्थ है राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित, और संस्कृति का अर्थ है जीवन जीने का ढंग या तरीका। हम जो भी सामान्य संस्कृति अगर बात करें तो हमारा रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, ये सब बातें मिला के एक संस्कृति का निर्माण होता है। दोस्तों कई बार बात होती है कि पाश्चात्य संस्कृति, तो पाश्चात्य संस्कृति में हम कौन सी चीज़ें जाएंगे, उनका खान पान कैसा है, उनकी वेशभूषा कैसी, उनकी भाषा कौन सी है, यानी उनके जीवन जीने का एक तरीका है वो हमसे अलग है। तो उनके जो जीवन जीने का तरीका हम उसको वेस्टर्न कल्चर कहते हैं। और भारतीय सभ्यता में अगर संस्कृति की बात करें तो हमारे यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है, हमारे यहाँ पे कैसा पहनावा है, तो जीवन जीने का ढंग अगर शॉर्ट में कहें तो संस्कृति होती है। तो राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति हमारी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, हम राजनीतिक जीवन को कैसे जीते हैं, यही हमारी राजनीतिक संस्कृति है। इसको और क्लियरिफाई कर देते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था तथा राजनीतिक मुद्दों से संबंधित व्यक्तियों की धारणाओं, देखिए दोस्तों कौन कौन सी बातें, जैसे हम वेशभूषा, खान पान, उनकी बात करें तो राजनीतिक व्यवहार में कौन कौन सी बातों को नोटिस किया जाएगा, धारणाओं को, यानी आपकी मान्यताएं क्या हैं, आपके विश्वास क्या हैं, आपकी संवेदनाएं क्या हैं और आपके मूल्य क्या हैं, इन सबको मिलाते हैं तो राजनीतिक संस्कृति बन जाती है। किसके प्रति, ये सब चीज़ें किसके प्रति, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति, राजनीतिक मुद्दों के प्रति। जब ये चीज़ें आप में डेवलप होती हैं तो वो राजनीतिक संस्कृति का रूप प्राप्त कर लेता है। राजनीतिक संस्कृति को अगर हम और संक्षिप्त में तैयार करें तो राजनीतिक संस्कृति सीखा हुआ राजनीतिक व्यवहार, यानी जो राजनीतिक व्यवहार हमने सीख लिया है, जो हमने अपने जीवन में उतार लिया है, तो जो व्यवहार हम राजनीतिक व्यवहार करते हैं वही राजनीतिक हमारी राजनीतिक संस्कृति कहलाती है। इसको मैंने एक डायग्राम के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश की है दोस्तों, कि सामान्य संस्कृति में देखिए ये सब चीज़ें आ जाती है। संस्कृति में सब पहलू आते हैं, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, है ना, ये सब बातें मिलाते हैं। एक सामान्य संस्कृति की बात कर रहा हूँ मैं, तो इन सब बातों, यानी संस्कृति एक व्यापक है और राजनीतिक संस्कृति उसी का एक पार्ट। देखिए सामान्य संस्कृति में सब पहलू होते हैं, उसमें राजनीतिक पहलू भी होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं राजनीतिक संस्कृति की, यानी वो जो एक वृहद संस्कृति है, व्यापक संस्कृति, उसी का एक छोटा सा अंश, छोटा सा हिस्सा राजनीतिक संस्कृति होती है। इसको और हम क्लियर कर देते हैं। देखिए हमारा जो राजनीतिक व्यवहार है किसके प्रति, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति हम राजनीतिक व्यवहार करते हैं। राजनीतिक व्यवहार करते हैं हम इन बिंदुओं को लेके, एक व्यक्ति करता है, कौन करता है, एक व्यक्ति राजनीतिक व्यवहार करता है। किन के प्रति, देखिए व्यवस्था के प्रति, कि शासन व्यवस्था के प्रति हमारी सोच क्या है, हम क्या सोचते हैं, हम क्या व्यवहार करते हैं, हमारी विचारधारा क्या है। आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हो, आप तानाशाह में विश्वास रखते हो, या जो भी शासन व्यवस्था या मतदान करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, हर व्यक्ति की अलग राय, अलग मत होता है। नागरिक अधिकारों के बारे में, संविधान के बारे में, जनमत के बारे में, सरकार के बारे में, चुनाव, राजनीतिक अपेक्षाएं हमारी क्या हैं, राजनीतिक मूल्यों में हमारा क्या विश्वास है, ये इन सब बातों के प्रति हमारा जो राजनीतिक व्यवहार है, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति, किसका, व्यक्ति का, तो एक राजनीतिक संस्कृति बन जाती है। इसी का परिणाम होगा दोस्तों, ये देखिए इसका परिणाम क्या होगा, राजनीतिक संस्कृति, यानी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति व्यक्ति की जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं, उन सब का नतीजा ये होता है कि राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। अब दोस्तों हम परिभाषाओं पर चर्चा कर लेते हैं।
परिभाषाएं देखिए, आमंड और पॉवेल, इन्होंने क्या कहा है। राजनीतिक संस्कृति किसी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और उन्मुखताओं की शैली है। आमंड और पॉवेल ने सीधा सा ये कहा है, अगर हम आसान शब्दों में बात करें, कि राजनीतिक जो व्यवस्था है ना, उसके प्रति जो सदस्य हैं उसके, वो व्यक्तिगत अभिवृत्ति का मतलब होता है एटीट्यूड, यानी पर्सनली वो क्या सोच रखते हैं, किस प्रकार की शैली, उनका तरीका क्या है उस राजनीतिक व्यवस्था के प्रति कार्य करने का। तो राजनीतिक व्यवस्था के प्रति प्रत्येक व्यक्ति क्या सोच रखता है, किस प्रकार से कार्य करता है, यही चीज राजनीतिक संस्कृति है। आमंड और पॉवेल के बारे में थोड़ा और डिटेल से, क्योंकि बहुत ज़्यादा विस्तृत अध्ययन इन्होंने किया है, तो हम देख लेते हैं ये। आमंड और पॉवेल ने व्यक्ति में राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति जागृति और उनके अनुरूप कार्यों के निष्पादन को ही राजनीतिक संस्कृति माना। ये कहा कि जो व्यक्ति हैं वो राजनीतिक उसके उद्देश्य हैं, उसके प्रति वो कितनी जागरूकता है, उसमें कितनी जागृति है उसमें, और क्या उसके अनुरूप वो कार्य कर पा रहा है, क्या वो निष्पादन कर पा रहा है। अगर कर पा रहा है तो, या जैसा भी कर रहा है, यही राजनीतिक संस्कृति। हर देश की राजनीतिक संस्कृति अलग अलग होती है दोस्तों। जिस देश की राजनीतिक संस्कृति जितनी ज़्यादा विकसित होगी, उस देश में शासन व्यवस्था उतनी ही अच्छी होगी। आप देख लीजिएगा कि एक तरफ अमेरिका को रखिए आदर्श व्यवस्था के रूप में, वहाँ की राजनीतिक संस्कृति बहुत एडवांस है, बहुत डेवलप है। वो हर चीज़ में स्वतंत्रता, समानता, संविधान या कानून, हर चीज़ के प्रति लोगों का नज़रिया बहुत स्पष्ट होता है। और जिन देशों में इनके प्रति लोगों की जागरूकता नहीं, उन्हें पता ही नहीं है क्या है, तो वहाँ की जो शासन व्यवस्था वो लच्चर पाई जाती है। तो ये फर्क होता है। तो जो फर्क होता है विकसित और अविकसित राष्ट्रों में शासन व्यवस्था में, उसके पीछे जो चीज़ काम करती है, ये राजनीतिक संस्कृति है। फिर आमंड और पॉवेल ने राजनीतिक संस्कृति के कुछ परिवर्त्य बताए हैं। परिवर्त्य का मतलब होता है घटक या चर कह सकते हैं, ठीक है ना, कि राजनीतिक संस्कृति किन किन बातों से लेकर बनती है, उसके घटक कौन कौन से, उसके तत्व कौन कौन से हैं। तो उन्होंने तीन परिवर्त्य बताए हैं, तीन घटक बोल सकते हैं। तो पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण। ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण का क्या अर्थ है, देखिए, उन्होंने कहा कि इसमें व्यक्ति स्वयं को तैयार करता है, किसके लिए, राज व्यवस्था में भाग लेने के लिए खुद को तैयार करता है, वो ज्ञान अर्जित करता है। ज्ञानात्मक में क्या करता है, ज्ञान अर्जित करता है, यानी सूचनाएं लेता है, कौन सी शासन व्यवस्था अच्छी है तो क्यों है, कोई शासन व्यवस्था अच्छी नहीं है तो क्यों नहीं है, कौन कौन से अधिकार व्यक्तियों को मिलना चाहिए, इस प्रकार का वो ज्ञान प्राप्त करता है। राजनीतिक शासन या जो राजनीतिक व्यवस्था है वो किस प्रकार संचालित होती है, तो इन सब बातों को लेकर व्यक्ति अपने आप को जब तैयार करता है तो वह ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण करता है। फिर सेकंड जो पॉइंट उन्होंने इसका तत्व दिया है वो है भावनात्मक अभिमुखीकरण, यानी व्यक्ति अपनी भावनाओं के आधार पर किसी शासन व्यवस्था को या किसी राजनीतिक मुद्दे पर अपनी पसंद या नापसंद की राय तैयार करता है। पहले ज्ञान अर्जित करता है, फिर वो अपने खुद के विचार रखने लगता है, किसी मुद्दे पर अपना विचार रखता है अपनी भावनात्मक आधार पर, कि इमोशनल। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर लें तो हम जैसे भारतवासी जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेके जो है भावनात्मक आधार पर हमेशा से कहते आए हैं कि नहीं, कश्मीर हमारा मुद्दा है, हमारा पर्सनली इंटरनल मैटर है भारत और पाकिस्तान का, विश्व के दूसरे देश इसमें जो है इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ये जो राय है वो भावनाओं के आधार पर हमने तैयार की है। तो ये जो हम समझ विकसित करते हैं ये भावनात्मक अभिमुखीकरण है आमंड और पॉवेल के अनुसार। फिर तीसरा जो उन्होंने दिया है मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण। इसमें उन्होंने क्या कहा है, देखिए, इसमें उन्होंने कहा है कि मूल्यांकनात्मक का मतलब होता है कि देखिए, मूल्यांकन करके, इससे ही स्पष्ट हो जाता है, किसी भी बिंदु को हम जांच परख कर सही या गलत तय करके हम अपनी राय बनाते हैं, अपना मत तैयार करते हैं। यानी व्यक्ति राजनीतिक घटनाओं के आधार पर अपना मत या तैयार करता है, राय तैयार करता है। जैसे हाल ही में एक और एग्जाम्पल के दौरान मैं आपको समझा दूं, आमंड और पॉवेल का ये जो बिंदु आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे भारत की संसद ने 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई है। अब हम सब अपनी राय कायम करते हैं, क्या ये सरकार का कदम सही है या नहीं है, तो सभी लोगों के मत अलग हो सकते हैं।
तो जो ये मत तैयार किया जाता है उसका कोई न कोई कारण है, वो कुछ न कुछ सोच समझकर अपनी राय तैयार करते हैं, मूल्यांकन करते हैं सरकार के इस कार्य का। तो ये जो पाकिस्तान के लोग हैं वो इसका मूल्यांकन अपने तरीके से करेंगे। तो सबका जो है मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण अलग अलग हो सकता है आमंड और पॉवेल के अनुसार। या कोई भी, जैसे कि भ्रष्टाचार के आधार पर कोई अगर कठोर कानून बनाया जाए तो सभी लोगों की राय अलग होगी। तो वो किस आधार पर उन्होंने राय तैयार की? घटनाओं पर आधार पर अपनी राय, अपना मत तैयार करते हैं वो। तो ये जो तीनों तत्व हैं, तीनों परिवर्ती हैं आमंड और पॉवेल के दिए गए राजनीतिक संस्कृति के, उनको तैयार करने के लिए या याद रखने के लिए एक ट्रिक मैंने आपके लिए तैयार की है, भामुग्या। दोस्तों ये कोई किताबों में नहीं दे रखी है, मैंने तैयार की कि तीनों नाम आपको इजीली याद हो जाएं। भा से भावनात्मक, ये देखिए दूसरा वाला। मुंह से मूल्यांकनात्मक मतलब तीसरे वाला, और ज्ञा से ज्ञानात्मक मतलब 1 नंबर। ये तीनों अभिमुखीकरण आपको एक नाम याद रखने से याद हो जाएगा। और परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आते हैं कि आमंड और पॉवेल के अनुसार राजनीतिक संस्कृति के परिवर्तीय कौन कौन से हैं, लिखिएगा। तो हमें तीनों नाम ही याद नहीं होंगे तो हम कहाँ से देंगे। और तीनों को याद रखने के इजी तरीके हैं। ज्ञानात्मक में ज्ञान प्राप्त करता है व्यक्ति, भावनात्मक में वो भावना के आधार पर अपनी पसंद या नापसंद कायम करता है, और मूल्यांकनात्मक में वो मूल्यांकन करके अपनी राय कायम करता है। फिर बात करते हैं हम एलन बॉल के। एलन बॉल ने राजनीतिक संस्कृति के बारे में क्या कहा है, देखिए। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है आधुनिक राजनीति एवं सरकार। इस पुस्तक में इन्होंने राजनीतिक संस्कृति पर अपने विचार दिए। कौन सी पुस्तक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। आधुनिक राजनीति एवं सरकार पुस्तक के लेखक कौन हैं? एलन बॉल। क्या कहा है इन्होंने इस पुस्तक में कि राजनीतिक संस्कृति का निर्माण समाज की उन अभिवृत्तियों, विश्वासों, मूल्यों के समूह से होता है जिनका राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक विषयों के साथ संबंध होता है। दोस्तों अगर इन सब का निचोड़ अगर निकाले ना, तो बात वहीं आके ठहरती है कि अभिवृत्ति मतलब हमारा एटीट्यूड, हमारे विश्वास, हमारे मूल्य राजनीतिक व्यवस्था के प्रति क्या है, उनका संबंध किस प्रकार है। देखिए ये राजनीतिक व्यवस्था शब्द भी इन्होंने दिया है। तो ये कीवर्ड्स हमेशा ध्यान रखिए, व्यक्ति का राजनीतिक व्यवस्था के प्रति क्या अभिवृत्तियां हैं, क्या विश्वास हैं, और क्या उसके मूल्य हैं। तो हर जो विद्वानों ने जो परिभाषा देने की कोशिश की है, इन कीवर्ड्स के आसपास उनकी परिभाषाएं घूमती है। तो इसी आधार पर हमने निचोड़ भी निकाला है कि उनमें अभिवृत्तियां हो, विश्वास हो, मूल्य हो। तो इन्होंने इस प्रकार से, और इम्पोर्टेंट चीज़ इनकी बुक का ध्यान रखना, आधुनिक राजनीति एवं सरकार, एलन बॉल। लुशियन पाई, लुशियन पाई ने भी परिभाषा दी है, देखिएगा क्या परिभाषा दी है राजनीतिक संस्कृति की। राजनीतिक संस्कृति का संबंध अभिवृत्तियों, विश्वासों, भावनाओं के समूह से, यानी इन सबको मिलाते हैं तो किस, फिर आगे राजनीतिक प्रक्रिया को व्यापकता तथा सार्थकता प्रदान करते हैं, और ऐसे अंतर्निहित विचार नियम प्रदान करते हैं जो राजनीतिक व्यवस्था में व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। यानी इन सब बातों को लेके हम व्यापकता या सार्थकता प्रदान करते हैं, और हम फिर एक तरीके से कह सकते हैं हम व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था में व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है राजनीतिक संस्कृति से। और राजनीतिक संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। तो ये जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पहुंचाई जाती है राजनीतिक संस्कृति, इस प्रक्रिया को राजनीतिक समाजीकरण कहा जाता है। दोस्तों राजनीतिक समाजीकरण टॉपिक इसी चैनल में है, आप उसकी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लुशियन पाई ने यही कहा है कि जब राजनीतिक संस्कृति जो हैं, जैसे राजनीतिक संस्कृति में जो शब्द हैं उन्होंने काम लिया अभिवृत्तियां, विश्वास, भावनाओं के समूह से हैं, और ये राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं। फिर देखिए कौन कौन से विद्वान हैं जिन्होंने राजनीतिक संस्कृति से संबंधित, ऐसा भी एग्जाम आ सकता है कि कोई 2 राजनीति विज्ञानियों के नाम लिखिए जो राजनीतिक संस्कृति से संबंधित हैं। आमंड और पॉवेल, एलन बॉल, लुशियन पाई, सिडनी वर्बा आदि, ये राजनीतिक संस्कृति का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर इस अवधारणा को इन्होंने स्पष्ट किया है। तो कोई भी 2 विद्वानों के नाम पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन सब का नाम आप ध्यान में रखना।
फिर आज के प्रश्नों पे आते हैं। अभी देखिए दोस्तों, अभी हमने हाल ही में चर्चा की है कि आधुनिक राजनीति एवं सरकार पुस्तक के लेखक कौन हैं। बिल्कुल आप उत्तर देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। अगर आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा है तो आप इसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। आधुनिक राजनीति एवं सरकार पुस्तक के लेखक कौन हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, एलन बॉल। एलन बॉल हैं इस पुस्तक के लेखक। आमंड और पॉवेल के अनुसार राजनीतिक संस्कृति के परिवर्तीय कौन कौन से हैं? सोचिएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिए। एक ट्रिक मैंने बताई थी, 3 परिवर्तीय उन्होंने बताए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हो। भामुग्या, भावनात्मक, मूल्यांकनात्मक और ज्ञानात्मक, ये 3 परिवर्तीय, 3 तत्व पूछें, 3 चर पूछ लें आमंड और पॉवेल के अनुसार दोस्तों, ठीक है ना। तो ये 3 होंगे। भामुग्या करके ट्रिक मैंने दी है, वो आप याद कर लें। फिर देखिए, डेविड ईस्टन ने राजनीतिक संस्कृति को किसकी संज्ञा दी है? क्या कहा डेविड ईस्टन ने राजनीतिक संस्कृति के लिए? कौन सा शब्द काम में लिया था? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, बिल्कुल आपको याद आएगा। इन्होंने कहा था पर्यावरण। क्या कहा था? पर्यावरण कहा था इन्होंने। डेविड ईस्टन ने राजनीतिक संस्कृति को पर्यावरण। आमंड ने तो कहा था कार्य के प्रति अभिमुखीकरण कहा था दोस्तों। डेविड ईस्टन ने पर्यावरण कहा था और स्पीरो ने राजनीतिक शैली कहा था। ये 3 चीजों का हमने शुरू में चर्चा की थी। फिर देखिए, राजनीतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, हाँ आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, आमंड ने। किसने इस शब्द को दिया था? सबसे पहले आमंड ने। सन 1956 की बात है दोस्तों। 1956 में एक निबंध लिखा था उन्होंने दोस्तों, कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम। इस निबंध में उन्होंने राजनीतिक संस्कृति शब्द का उल्लेख किया था सबसे पहले। तो ये आज का जो वीडियो है दोस्तों समाप्त होता है। इसका पार्ट 2 मैं जल्द ही पोस्ट करूंगा। अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों परिचितों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस पूरे चैनल पर राजनीति विज्ञान की जितनी भी अवधारणाएं हैं मैं आपको एक ही जगह पे देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने इतने प्यार से, इतने मान सम्मान के साथ, आदरता के साथ में इस वीडियो को देखा है और आप इतना प्यार दे रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार।